Hello students, today we have discussed electrostatics, Gauss law, and in last video we have to read Gauss law, but today now we discuss uh, some numericals related to Gauss law, which is very important for board exam. ठीक है ना। देखिए कि जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, इसको समझते हैं और दो चार न्यूमेरिकल और भी लगाएंगे, देन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमेरिकल जैसा आपका दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स द चार्ज एंड सेकेंड द चार्ज विद इन द क्यूब गिवन क्या है, ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स के पावर 1/2, ई वाई इज इक्वल्स टू ई जेड इक्वल्स टू 0, अल्फा इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलम है। ये क्या है, कूलम पर कूलम मीटर स्क्वायर। एज्यूम ए इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। यहाँ पे एक ही वैल्यू कुछ भी दे सकती थी, मीन्स साइड ऑफ द क्यूब। इज इट क्लियर। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस में सपोज कर लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और ये आपका फिगर दिया रहेगा एग्जाम में, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को कंप्लीट करना है इस न्यूमेरिकल को। तो देखिए अभी तक हमने गॉस लॉ पढ़ा। गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। ठीक है ना, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, या 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो बातें हो रही हैं वो इसी से रिलेटेड टर्म्स है। दिस इज अ क्यूब। ठीक है ना, लेट सपोज क्या ये दिया हुआ है। ठीक है ना, हियर इज अ क्यूब। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में एब्सेंट है, जेड डायरेक्शन में भी एब्सेंट है। ठीक है ना, यानी कि वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस या वाई डायमेंशन, जेड डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, एब्सेंट है। ओनली किस डायरेक्शन में है, आपका एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम टोटल फेसेस के बारे में काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, आपको पता ही है जैसा कि। अब देखिए इसको अगर हमें लगाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जब भी किसी क्लोज सरफेस से पास होती है तो उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, परपेंडिकुलर जो भी लाइनें पास होती हैं। ठीक है ना, तो यानी कि सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होती है उसी को तो फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये देखिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एक्स एक्सिस में पास हो रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में नहीं है, जेड डायरेक्शन में। हम इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी और एच, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब देखिए इसमें 6 फेसेस हैं, तो टोटल फेसेस के बारे में बात करें। सबसे पहले फेस ए बी सी डी के बारे में बात करते हैं। ए बी सी डी के बारे में बात करेंगे, दैट टाइम्स ई एफ जी एच के बारे में भी उसी वक्त बात कर लेंगे। अब देखिए ज़रा ये फेस देखिए, ए बी सी डी, ज़रा देखिए ए बी सी डी के बारे में बात करें तो ए बी सी डी अपवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दिस, कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, ए बी सी डी कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में पास हो रही है ना। तो बताइए कि क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस से पास होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस से पास नहीं होगा। तो इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। वैसे ही नीचे वाले फेस के बारे में बात करें, ई एफ जी एच के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो बताइए क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हुई, नहीं पास हुई। तो इसके थ्रू भी कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। एक और तरीका भी था इसको समझने का, जैसे ऊपर वाले को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे पास हो रही हैं और इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। और फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस होता है, ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0। यानी इस वाले फेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, नीचे वाले फेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। अब बात कर लेते हैं पीछे वाले में और फ्रंट वाले में। देखिए इसके बोर्ड पे के पीछे जो है और फ्रंट वाले में ये वाला। ठीक है ना, पहले बात कर लेते हैं
GCDH में या HDCG वाले में, HDCG वाला फेस कुछ ऐसे टाइप का होगा। इसमें देखिए HDCG वाला फेस ऐसे टाइप का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रही हैं तो बताइए एरिया वेक्टर कैसे, इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे, ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो देन इसके थ्रू भी HDCG के थ्रू भी टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अब बात कर लेते हैं सामने वाले फेस की। सामने वाला फेस आपकी तरफ दिख ही रहा है, ठीक है ना। इसके थ्रू बात कर लेते हैं, या उसके थ्रू आप पीछे भी समझ सकते थे, उस वाले के थ्रू आप पीछे भी कह सकते थे, ठीक है ना। पीछे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाले के थ्रू भी आप कह सकते थे, एरिया वेक्टर नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 0, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये सामने वाला फेस है तो देखिए एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, E.ds cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0। अब देखते हैं कौन कौन सा फेस बचेगा। ADHE देखते हैं ADHE के थ्रू, ठीक है ना। ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, ये ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए इस वाले का एरिया वेक्टर किधर, इस डायरेक्शन में, ये क्योंकि ऐसे रखा हुआ है, इसको सामने से देखेंगे तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, हमारी तरफ, ठीक है ना, मेरी तरफ। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मीन्स इसको कह सकते हैं लेफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, ऐसे। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, दोनों के बीच कितना एंगल, 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो यानी कि ADHE के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होने वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होने वाला है। अब इस वाले के थ्रू देख लेते हैं, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। उधर से कोई देखेगा तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। एक बात तो क्लियर है कि इसको राइट मानेंगे, इसको लेफ्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट वाले के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, राइट वाले के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बट अपवर्ड टॉप एंड बॉटम के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, फ्रंट एंड बिहाइंड के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कितना आसान ये न्यूमेरिकल हो गया, इतना आसान न्यूमेरिकल हो गया कि जो नेट फ्लक्स आया इसके अंदर, या टोटल फ्लक्स की अगर बारे में बात करें तो नेट फ्लक्स सिर्फ राइट इंड के थ्रू, ठीक है ना, किसके थ्रू, क्लोज इंटीग्रल E.ds। देखिए आप लिखने को तो 6 फेसेस के थ्रू लिख सकते थे, 6 फेसेस के थ्रू लिख सकते थे, बट आप ये भी कह सकते थे टॉप एंड बॉटम, फ्रंट एंड बिहाइंड वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री, सिर्फ और इसके बीच में, ठीक है ना। ये इसको लिख देंगे लेफ्ट, और इसको क्या लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रल E.ds। ये किसके थ्रू, राइट के थ्रू, ठीक है ना, सिर्फ राइट के थ्रू, और ये लेफ्ट के थ्रू। अब देख लेते हैं E.ds के बारे में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, इसमें से E बाहर अगर कर लें, ठीक है ना, E.ds, या यहाँ पे पूरा इसको कैलकुलेट कर लें, E.ds cos 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री। क्योंकि इस वाले में देखिए ADHE में देखिए ADHE अगर यहाँ से ऐसे इसको काट के निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो दोनों के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री, और एंगल अगर 180 डिग्री है तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू -1 आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं, इस वाले के थ्रू, ये लेफ्ट वाले के थ्रू था, ये राइट वाले के थ्रू, क्लोज इंटीग्रल E.ds cos 0 डिग्री, cos 0, यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बचेगा क्या, ds का मतलब, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, x कंपोनेंट में है ना, तो यहाँ पे ex भी लिख सकते हैं, और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस वाले का एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a², एरिया सिंपल सा a²। या तो आप ये करिए या तो मत करिए, बात एक ही, बात समझ में आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर देखिए राइट वाले के थ्रू इधर कर लीजिए, ये भी ex,
एक्स, अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से तो ये वैल्यू कट जानी चाहिए, ठीक है ना, एक्स ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से कितना होगा एक्स ए स्क्वायर, लेकिन आपको लगना चाहिए कि वैल्यू कट जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू अल्फा एक्स पावर 1/2 ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे अल्फा एक्स पावर 1/2 ए स्क्वायर, दोनों में से यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ से देखिए इस वाले आपको लगेगा कि वैल्यू कट जाना चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू को कटाना नहीं है, अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले के थ्रू देखिए इस वाले फेस का डिस्टेंस कितना है ए है ना, एक्स कंपोनेंट में डिस्टेंस कितना है ए, यानी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे ए, देखिए एक्स कंपोनेंट में डिस्टेंस कितना है ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, ठीक है ना, तो माइनस अल्फा ए पावर 1/2 ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्योंकि यही कैलकुलेशन आपको देखना, अल्फा ये वाला फेस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे ए और ए मिलके कितना टोटल हो जाएगा 2a, ठीक है ना, 2a पावर 1/2 ए स्क्वायर। देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे कट जाना चाहिए, बट ये वैल्यू कटेगी नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है क्योंकि वैल्यू चेंज कर रही है ना, एक्स के मल्टीपल में है ना, एक्स के मल्टीपल मीन्स यानी कि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाएंगे एक्स एक्सिस में। यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें अल्फा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कितना कॉमन हो जाएगा अल्फा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा ए पावर 1/2, देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो 2a पावर 1/2, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2a पावर 1/2, ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, माइनस a पावर 1/2, ठीक है ना, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी a पावर 1/2, यहाँ पे भी a पावर 1/2, तो a पावर 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना बाबू, a पावर 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं, a पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा a स्क्वायर इंटू a पावर 1/2, यहाँ पे बचेगा क्या √2 के पावर 1/2 √2 -1, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट से बस संभाल के करिएगा। अब देखिए अल्फा a के पावर 1/2 इंटू 2 बेस से तो पावर ऐड अप हो जाएगा, तो a पावर कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ पे √2 की वैल्यू आप रख लीजिएगा, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, जो भी हो आप रख लीजिएगा, √2 -1। देखिए बहुत अल्फा की वैल्यू कितना है 800 दिया हुआ है, यहाँ पे 800, ठीक है ना, a के पावर 5/2 मतलब a की वैल्यू कितना होना है 0.1 टू द पावर 5/2 और √2 -1। इसको जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी निकालेंगे तो ये टोटल क्या निकलेगा फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वोल्ट मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, या तो फ्लक्स की यूनिट अभी आपको उस दिन बताया ही था, ठीक है ना, तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है फ्लक्स इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू E.ds होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम होती है ना, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो सकता है ना, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ये था, ठीक है। इसमें अब जो सेकंड पॉइंट पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारा निकल गया, जो सेकंड पॉइंट पूछा है द चार्ज विद इन द क्यूब, एज वी नो दैट फ्रॉम द गॉस लॉ phi equals to q by epsilon naught, then q equals to phi into epsilon naught। phi की वैल्यू आपको पता है, टोटल यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। पाई की वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है, रख देंगे, कितनी आसानी से चार्ज भी निकल आएगा, ठीक है। इसको टफ मत समझिए, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये देखिए हाँ बच्चों, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये गॉस लॉ पढ़ने के बाद बहुत आसान हो जाता है। गॉस लॉ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय एनी सरफेस इज 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। बात समझ में आ रही है ना, टोटल चार्ज एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं, टोटल चार्ज उसके अंदर जितना प्रेजेंट होता है अपॉन ε0 कर देते हैं, तो टोटल हमें फ्लक्स पता चल जाता है कि उस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है।
तो गॉसियन सरफेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो गया है कि गॉसियन सरफेस हाउ टू बी ड्रॉ। गॉसियन सरफेसेस किसी और चीज़ों के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे जिससे हमें ईजी हो जाए। तो बिल्कुल हम एक ऐसा सिमेट्रिकल लेते हैं, सिमेट्रिसिटी कंसीडर करते हैं जिससे हमें चीज़ों को समझना आसान हो जाए, ठीक है ना। जैसे इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि कैसे सिमेट्री कंसीडर किया जाए कि ये वाला क्वेश्चन आसानी से लग जाए। अभी जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू हमने देखा था डेरिवेशन, कितना लंबा चौड़ा डेरिवेशन हुआ था और कैसे हुआ था बिना गॉस लॉ का यूज़ किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गॉस लॉ का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग बहुत इजी वे में इसको डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में इसी की एप्लीकेशन के बेसिस पे चीज़ें आती है, मीन्स गॉस लॉ की हेल्प से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये कोई स्ट्रेट चार्ज वायर है। आपको पता है कि चार्जेस जो होते हैं सरफेस पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? चार्जेस कभी भी अंदर नहीं रहते, चार्जेस हमेशा ऑन द आउटर सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये प्लस प्लस चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके ये पूरा अरेंजमेंट और ये सेटलमेंट पहले से बना हुआ है। तो हुआ क्या कि हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? लैम्डा। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा होता है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो होता है। यानी कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको बोलेंगे लैम्डा, को क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, या ये बोल सकते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है, ठीक है ना। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। हर जगह पे यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डेंसिटी है? लैम्डा, हर जगह पे, ठीक है ना। इसमें पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अब देखिए इसके थ्रू हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी पॉइंट पी पे, लेट अस सपोज हियर इज ए पॉइंट पी, ठीक है ना, कोई पॉइंट पी है, हमें पता करना है इसके थ्रू, या ये पता करना है कि इस पूरे चार्ज के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम इसको सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस कितना है? आर है। इसका रेडियस कितना कंसीडर कर लिया बाबू? आर है। ये कोई पॉइंट पी और यहाँ पे छोटा सा सरफेस डी एस कंसीडर कर लेते हैं। छोटा सरफेस क्या है? DS1, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर। प्लस चार्ज है, आप सोचिए प्लस चार्ज उसके चारों ओर जार टाइप का बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर क्यों निकलती हुई नजर आएंगी? इस डायरेक्शन में भी इधर, इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो देखिए एरिया वेक्टर, अगर बात करें कोई क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल्स है, क्लोज सिलेंड्रिकल है, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि क्लोज है। आप सोचिए कि सिलेंडर है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सिलेंडर, या इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। ये आपका एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? तो दोनों के बीच एंगल 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। अब इसके बारे में बात करते हैं, इस वाले के बारे में बात करने लगते हैं। इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, DS2। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? DS2 कैप किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, DS2 कैप, ठीक है ना। आप नोटेशन पर मत जाइए, बस इसको समझते रहिए। एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना है? ये वाला ढक्कन टाइप का जो हो गया ना ऊपर से, ये ऊपर जिसमें सिलेंड्रिकल वाला अपर वाला पार्ट, ठीक है ना। ये क्या है? एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्योंकि प्लस चार्ज है। आप सोच रहे होंगे कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, क्या नहीं। ये इनफॉर्मली बहुत लॉन्ग चार्ज रहा है, इसका कहाँ तक अंत भी कोई नहीं जानता, ठीक है ना। बस इतना हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। वैसे इसके बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, DS3 क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में अगेन कितना? 90 डिग्री एंगल। तो आप एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो φS1 यानी कि ये वाला सरफेस जो कर्व सरफेस, इसे क्या बोलेंगे? कर्व। ये वाला कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस, ठीक है ना। यहाँ पे EDS cos 0 डिग्री और यहाँ पे देखिए S2 के थ्रू देखिए टॉप, यहाँ पे लिख देते टॉप, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते कर्व।
और ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ई डी एस कॉस, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं बॉटम के थ्रू ई डी एस कॉस 90 डिग्री अगेन, यानी इन दोनों के थ्रू तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इन दोनों के थ्रू तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है कोस इंटीग्रल ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ किसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा कर्व सरफेस के थ्रू। यहाँ से ई को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच क्या जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा सिर्फ डी एस। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, ये क्या है डी एस एरिया है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच। यहाँ पे लिख देंगे फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अगर इसका लेंथ टोटल एल है तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना आर ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या होता है इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। यहाँ से ई कोस टू, अच्छा फाई कोस टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई कोस टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई कोस टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से ई कोस टू कितना हो जाएगा, ई कोस टू हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। और क्यू इक्वल्स टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो जैसे क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल होता है ना सरफेस, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल पढ़ाया था, देखिएगा पीछे के वीडियो में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। एल से एल कैंसिल आउट, कितना बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लेंथ पे डिपेंडेंस नहीं है। देखिए बहुत बच्चों को दिक्कत होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, लेकिन गॉस थ्योरम से की हेल्प से हमें ये चीज़ें समझना बहुत आसान हो गया। और यही एग्ज़ाम में आया था लास्ट टाइम में भी, और इस बार के भी पेपर में जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यही, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं।